आज के इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे क्लास 7 के साइंस का 15th चैप्टर प्रकाश के बारे में और साथ ही जान लेंगे इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी देख पा रहे हैं इस चैप्टर का हेडिंग है प्रकाश। तो फ्रेंड्स चलिए जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में आपको कौन सी बातें बताई गई हैं। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में आपको प्रकाश से संबंधित बातों को बताया गया है। प्रकाश का गमन से लेकर प्रकाश का परावर्तन से लेकर इंद्रधनुष किस प्रकार से आसमान में तैयार होते हैं उसके बारे में भी आपको बताया गया है। किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के दर्पण, किस प्रकार के विभिन्न प्रकार के लेंस हमारे दैनंदिन जीवन में वर्क कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में आपको बताया गया है। आपको साथ में यह बात भी याद रखनी है फ्रेंड्स, प्रकाश के अभाव में हम किसी भी चीजों को नहीं देख पाते हैं। क्या आप पूरी रूप से अंधकार ऐसी जगहों पर आप किसी भी वस्तु को देख पाएंगे जहां पर प्रकाश नहीं होगा? तो इसका उत्तर होगा फ्रेंड्स नहीं। अंधेरे कमरे में हमें देखने के लिए टॉर्च की आवश्यकता होती है या फिर मोमबत्ती को जलाकर हम देखते हैं, ठीक है ना, याद रखना है आपको इन बातों को। तो फ्रेंड्स अब हमें जान लेना है कुछ बातें प्रकाश के बारे में। तो फ्रेंड्स प्रकाश एक एनर्जी का फॉर्म है, ध्यान देना है। तो हमें यह एनर्जी किस प्रकार से मिलती है? आप सभी जानते हैं हमारा जो सौर परिवार है वो उसमें सूर्य का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। किसके लिए? हमें हमारे सौर परिवार में प्रकाश जो है वह सूरज के माध्यम से ही मिलती है। हमारा जो पृथ्वी है प्रकाशित होता है सूरज के प्रकाश से ही, ध्यान देना है। सूरज का ही प्रकाश जब हमें सुबह को प्राप्त होता है तो हम कह रहे हैं सुबह का आरंभ। और जब पृथ्वी घूर्णन करते हुए इस प्रकार सूरज के रोशन को प्राप्त करती है तिरछे रूप में, तो हम कहते हैं क्या कि सूरज जो है वो डूब गया है। ध्यान देना है, सूरज उगता नहीं है और ना ही डूबता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर धुरी कर रही होती है। सूरज का जो प्रकाशीय गमन का जो मार्ग है ना फ्रेंड्स, वो बिल्कुल सीधा होता है, ध्यान देना है, बिल्कुल सीधा। इसीलिए सूरज से चलने वाली जो किरणें होती है हमारे इस पृथ्वी पर बिल्कुल सीधे रूप में आती है। ये मान लेते हैं अगर हम पृथ्वी है, ये अगर पृथ्वी है और ये अगर सन है, ठीक है ना, जैसे यह अगर हम अर्थ मान ले रहे हैं और ये अगर सन मान ले रहे हैं तो बिल्कुल सीधी प्रकाश आती है। इसके बीच में जब घूमते हुए जब आ जाते हैं, ठीक इन सरल रेखा में, ध्यान देना है, ये सरल रेखा में जब ये तीनों ही एक सरल रेखा में उपस्थित होते हैं, ये है मून यानी चंद्रमा, ये पृथ्वी यानी ये अर्थ और ये सन, जब एक ही सरल रेखा में आ जाते हैं और ये चंद्रमा जो है क्या करता है, सूरज से आती हुई रोशनी को वो गार्ड कर देता है, ठीक है ना, और इस वाला जो जगह है, ये वाला जगह अंधकारपूर्ण हो जाता है क्योंकि वह, आप सभी ने पढ़ा था, अपारदर्शी जो वस्तुएं होती हैं वो रोशनी को अपने में से होकर जाने नहीं देती है। यह अपारदर्शी वस्तुओं का उस समय काम कर रही होती है मून, और सूरज से चलती हुई रोशनी को नहीं आने देती है पृथ्वी तक, और स्वरूप हम लोग जानते हैं कि ग्रहण हो चुका है। ध्यान देना है आपको बातों को, ठीक है ना। आगे जान लेंगे कि आखिर प्रकाशीय स्रोत के बारे में। प्रकाशीय स्रोत हमें प्राप्त होते हैं, जैसा मैंने कहा, सूरज की रोशनी से। प्रकाश का जो गमन है वह बिल्कुल सीधी रेखा में होता है, आपने कुछ देर पहले जाना। अब हम लोग जान लेंगे क्या हम लोग पूर्ण रूप से अंधकारमय घर में हम देख पाते हैं कुछ वस्तुओं को? तो इसका उत्तर होगा नहीं। पूर्ण रूप से अंधकार रूपेण घर में हम नहीं भी देख पाते हैं किसी भी वस्तुओं को। कारण किसी भी वस्तुओं को देखने के लिए हमें रोशनी की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। रोशनी के अभाव में हम किसी भी वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। इसीलिए आप देख पा रहे हैं रात के समय, अंधकार के समय
रेलगाड़ी के इंजन में सामने में आप देख पा रहे हैं हेडलाइट्स होते हैं। यह जो हेडलाइट होता है ये काफी दूर तक जाता है, ध्यान देना है, और दूर से वस्तुओं को देखने में इसे मदद मिलती है ड्राइवर को, ठीक है ना। यहां पर रेल के ड्राइवर जो है वो बैठे होते हैं, ध्यान देना है, और उन्हें देखने में किसी भी प्रकार का असुविधा नहीं होता है, क्योंकि रात में अगर हमें किसी वस्तुओं को देखना है तो हमें उस प्रकाश की ही आवश्यकता पड़ती है, लाइट की आवश्यकता पड़ती है, ध्यान देना है। इस प्रकार से लाइट हाउस में जनरली आप देख पाते हैं, यह है लाइट हाउस, आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में। लाइट हाउस में जो लाइट आती है ना फ्रेंड्स, वो क्या होता है, उसमें से लाइट जो है वो पड़ती है, बहुत दूर तक जाती है, और जो भी नाविक हैं, जो भी सेलर्स हैं ना, वो क्या करते हैं, इस प्रकाश का अनुकरण करके वो समझ जाते हैं कि हमें यह किनारा है और हमें यहां तक जाना है, ध्यान देना है, ठीक है ना। एक प्रकार से वो मार्ग को प्रशस्त करते हैं, कौन, ये लाइट हाउस, ध्यान देना है। आपने जान लिया फ्रेंड्स कि आखिर प्रकाश का जो गमन है वो सरल रेखा में होता है। इसके उदाहरण के लिए सबसे पहले आप एक मोमबत्ती को जलाएंगे, ठीक है ना, और उसे एक सीधी पाइप के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मोमबत्ती जो है उसकी जो लौ है वो दिखाई दे रही है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही पाइप मुड़ा हुआ होता है तो आप देखोगे कि मोमबत्ती का जो लौ है वो फिर दिखाई नहीं देगा। क्यों, इसके पीछे का रीजंस क्या है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा, प्रकाश का जो गमन होता है वह बिल्कुल सीधी रेखा में होता है। प्रकाश को आप सीधी रेखा में ही आप देख पाएंगे, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले ग्रहण के बारे में बताया। जहां सूरज का ग्रहण हुआ, सूरज पृथ्वी के बीच में आ जाती है मून यानी चंद्रमा, जो सूरज से आने वाली किरणों को रोक देती है, और फलस्वरूप हमें अंधकार पूर्ण एक झलक दिखाई पड़ता है सूरज के ठीक सामने, ठीक है ना, जो कि चंद्रमा का होता है, जिसे हम लोग सूर्य ग्रहण कह रहे हैं, ध्यान देना है। उसी प्रकार से किसी भी प्रकार के लाइट का जो गमन होता है, जो रास्ता होता है, वह बिल्कुल ही सीधा होता है। यह प्रयोग कई बार आपको पूछे भी जाते हैं एग्जाम्स में कि लाइट और प्रकाश सरल रेखा में गति करते हैं, प्रयोग के माध्यम से ये प्रमाणित कीजिए। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, ठीक है ना। कुछ बातें फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं, प्रकाश के ही हेल्प से, प्रकाश की ही सहायता से हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देख पाते हैं। हम आज जो मोबाइल देख पा रहे हैं, हम आज जो भी टीवी देख पा रहे हैं, कॉपी देख पा रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ पा रहे हैं, बाहर की तरफ अगर जब हम जाएं, निकलें घर से, तो हम विभिन्न प्रकार के वृक्ष, पेड़ पौधे, जानवर, घर देख पा रहे हैं ना, वो प्रकाश के ही कारण संभव है फ्रेंड्स। ये बात भी आपको जान लेनी है, प्रकाश अगर नहीं होती तो हम वस्तुओं को नहीं देख पाते, ठीक है ना, याद रखना है। तो फ्रेंड्स अब आपको समझ लेना है कि आखिर प्रकाश का परावर्तन हम किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं, प्रकाश का किसी भी वस्तु के साथ आकर, यानी आपतित किरण का किसी भी वस्तु के साथ टकरा जाना, और फिर परावर्तन की जो अवस्था होती है, इस पूरी अवस्था को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब भी आपतित किरण यानी आने वाली किरण किसी भी वस्तु के साथ टकराकर जब किसी निश्चित दिशा या फिर किसी अनिश्चित दिशा में चली जाती है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान से आपको समझना है, प्रकाश का परावर्तन दो रूपों में होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन के कारण, ठीक है ना। नियमित परावर्तन में क्या होता है, चलिए उसे समझते हैं। नियमित परावर्तन में प्रकाश किसी समतल, चिकने, ठीक है ना, सतह पर पड़ती है और एक निश्चित दिशा में वापस चली जाती है, जिसे हम प्रकाश का नियमित परावर्तन कह रहे हैं। किसी निश्चित दिशा में आकर किसी निश्चित दिशा में वापस चली जाती है, ध्यान देना है, ठीक है ना। इसे इसलिए निश्चित नियमित परावर्तन कह रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान देना है। यहां पर जैसे उदाहरण के रूप में मान लिया जाए
कि यह एक मिरर है, ठीक है ना। इस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ठीक है ना, और फिर रिटर्न चली जा रही हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह एक निश्चित दिशा से आने के बाद किसी निश्चित दिशा में ही परावर्तित हो जा रही हैं। यानी आने और जाने वाले का जो कोण है ना, आप देख पा रहे हैं, वह बिल्कुल बराबर है, इक्वल है, ठीक है ना। ये अगर आने वाली कोणों का मान यानी आपतित किरण का मान यदि 45 डिग्री है, तो फिर परावर्तित किरणों का मान भी 45 डिग्री ही होगा, ठीक है ना। ये प्रकाश के परावर्तन का नियम है, ध्यान देना है। आगे बढ़ेंगे और फिर देख लेंगे कि प्रकाश का जो परावर्तन है ये दो प्रकार का होता है, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले बताया। एक नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन क्या होता है, चलिए समझते हैं। अनियमित परावर्तन कहने का तात्पर्य, जब भी प्रकाश किसी ऐसे असमतल उबड़ खाबड़ खुरदरी जगह पर जाकर हिट करती है, पड़ती है, तो प्रकाश की किरणें जो होती है वो क्या करती है, छिटक जाती है, ठीक है ना। वो किसी निश्चित दिशा में नहीं जा पाती है, वो छिटक जाती है, ठीक है ना, विभिन्न कोणों पर वह छिटक जाती है। तो इसे ही हम अनियमित परावर्तन कह रहे हैं, ध्यान देना है। परावर्तन, नियमित परावर्तन में प्रकाश किसी निश्चित दिशा में, ध्यान देना है, किसी निश्चित दिशा में जिस कोण से आती है उसी कोण से वह वापस चले जाती है, ठीक है ना। यानी आने वाली आपतित किरण का मान और परावर्तित किरण का मान बिल्कुल बराबर होता है, जबकि नियमित अनियमित परावर्तन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अब है आपको जान लेना कि आखिर क्या यह प्रकाश का परावर्तन है। तो फ्रेंड्स, आप ये बात जान के रखें, ये जो जल पर पड़ने वाली जो छाया है, यह प्रकाश का ही परावर्तन का ही परिणाम है। प्रकाश के परावर्तन के कारण से ही ऐसी छाया की सृष्टि होती है। जिस तरह आपने बचपन में भी एक कहानी को जाना था, जहां पर एक खरगोश जो है एक शेर को वह बेवकूफ बनाता है, ठीक है ना, और जहां पर वह उसे कुएं पे ले जाता है और वह अपनी छाया को ही देखकर डर जाता है। उसे समझ में आ रहा है कि अंदर एक और शेर है, ठीक है ना। और फिर क्या करता है यह शेर, यह उस कुएं में छलांग लगा देता है। समझना है आपको बातों को, ठीक है ना। ये इस चतुर, आप देख पा रहे हैं, रैबिट और खरगोश की ही समझदारी का नतीजा होता है कि जंगल में रहने वाले जितने भी प्राणी होते हैं वो बच जाते हैं। ध्यान देना है, ये प्रकाश का ही परावर्तन का ही के कारण होता है। अब आपको जान लेना है कि आखिर प्रकाश का जो परावर्तन है वो किस प्रकार से हमारे दैनंदिन जीवन में संभव है। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन के लिए, ठीक है ना, अगर समतल दर्पण में अगर इसका परावर्तन हो रहा है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण का जो मान है वो बिल्कुल बराबर हो रहा है, ठीक है ना। ध्यान देना है आपको, ऐसा लग रहा है जो किरणें हैं वो दूसरी तरफ से आ रही हैं। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि समतल दर्पण में जो किरणें हैं वो ऐसा लगता है कि वह इधर से आ रही हैं, ठीक है ना। ध्यान देने वाली बात है, आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में भी। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हैं, दर्पण में हम अपने चेहरे को नियमित परावर्तन के कारण से ही देख पाते हैं। ध्यान से आपको फ्रेंड्स समझना है, दर्पण में हम अपने चेहरे को नियमित परावर्तन के कारण से ही देख पाते हैं। और जो भी वस्तुएं, पेन, कलम, कॉपी, दीवार, हम अपने हमारे घर में रखी हुई विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को, या फिर गाड़ी, ठीक है ना, जो भी वस्तुएं हम देख पा रहे हैं, ठीक है ना, अपने आसपास, वह अनियमित परावर्तन के कारण ही संभव हो पाई है। ध्यान देना है, यानी प्रकाश का जो परावर्तन हो रहा है वह दो प्रकार से हो रहा है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। अब आपको समझना है फ्रेंड्स
कि आखिर जब भी हम अपना चेहरा किसी मिरर में किसी ऐसे चमकीले जगह पर देख रहे हैं जहां पर अपना ही हमें छवि या बिंब दिखाई दे रहा है, जिसे हम प्रतिबिंब कह रहे हैं, वह नियमित परावर्तन का उदाहरण है। ध्यान देना है, ठीक है ना। नियमित परावर्तन में जनरली किसी आप चमकीले जगह पर हम अपना जो चेहरा है या बिंब है हम देख पाते हैं, और अनियमित परावर्तन के कारण हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को हम देख पा रहे हैं, हम अपने आसपास। समझना है आपको बातों को। अब आपको समझ लेना है, ये जो बिंब होता है ना फ्रेंड्स, बिंब यानी छवि, प्रतिछवि, ठीक है ना, यह आखिर क्या होता है। ये प्रतिबिंब कहने का तात्पर्य आखिर क्या है, चलिए हम इसे समझते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, प्रतिबिंब, ध्यान अगर आप दें तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। बिंब के जैसा, ठीक है ना, दिखाई पड़ने वाला, बिल्कुल किसी भी वस्तु के आकार जैसा दिखाई पड़ने वाला वैसा ही वस्तु जिसे हम प्रतिबिंब कह रहे हैं, वो आखिर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, प्रतिबिंब या छवि वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक निश्चित बिंदु पर मिलती है, फिर किसी वस्तु के वैकल्पिक रूप से बनने या उत्पन्न होने वाले को छवि के रूप से जाना जाता है या प्रतिबिंब के रूप से जाना जाता है। ध्यान देना है, जब आपतित किरण, जब आने वाली किरण दिए गए वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों की ओर आती है, तो उसे हम कहते हैं वास्तविक वस्तु। ध्यान देना है आपको फ्रेंड्स इन बातों को, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपने जान लिया कि जो प्रतिबिंब होते हैं ना, जनरली वो किस प्रकार से हो सकते हैं। हम अपना प्रतिबिंब आईने में, मिरर में देखते हैं। ध्यान से समझना है, आईने में देखे जाने वाला जो बिंब होता है, जो प्रतिबिंब होता है, वो काल्पनिक होता है, वह आभासी होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब भी हम अपना चेहरा देखते हैं मिरर में, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मिरर के ठीक पीछे वैसा ही आदमी बिल्कुल खड़ा है। अगर हम अपने राइट हैंड को, अपने दाहिने हाथ को उठाते हैं, तो वह सामने की तरफ से, यानी मिरर में, मिरर के पीछे में जो व्यक्ति है, जो यानी हमारा जो प्रतिबिंब है, ऐसा लगता है वह बाएं हाथ को उठा रहा है, ठीक है ना। समझना है आपको इन बातों को। यानी हमें मिरर में, आईना में जो पिक्चर्स, जो बिंब दिखाई देते हैं, वो काल्पनिक होता है, वो आभासी होता है। यह बात कई बार आपको एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यानी बिंब दो प्रकार का होता है। किस प्रकार? एक होता है काल्पनिक और आभासी, और एक होता है वास्तविक, ठीक है ना, जो वास्तव में होता है। तो काल्पनिक और आभासी जो प्रतिबिंब होता है ना फ्रेंड्स, वो बिल्कुल सीधा होता है, जो हमें प्राप्त होता है आईने में, ठीक है ना, जैसा आप अभी इस पिक्चर्स में देख पा रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं यह काल्पनिक है या वास्तविक प्रतिबिंब है? तो फ्रेंड्स, यह एक काल्पनिक प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है। क्यों ऐसा है? क्योंकि यह बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे हैं जिस तरफ मोमबत्ती की जो लौ है, जिस तरफ की है, वो आईने में उसी तरफ दिखाई दे रही है, ठीक है ना। ये एक सबसे बड़ा अंतर है काल्पनिक और अकाल्पनिक प्रतिबिंब को समझने के लिए। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं, आभासी प्रतिबिंब होते हैं, वो बिल्कुल सीधा दिखाई देते हैं, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वह बिल्कुल उल्टा दिखाई पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अब आपको समझ लेना है कि ये सीधा प्रतिबिंब क्या होता है, जैसा आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं। जब भी हम एक मोमबत्ती को एक मिरर के सामने जलाते हैं ना फ्रेंड्स, तो आप देखते हैं मोमबत्ती की जो लौ है वह बिल्कुल उसी प्रकार से जल रही है, ठीक है ना, बिल्कुल सीधा और
मिरर में भी वह बिल्कुल उसी तरह सीधे रूप में ही जल रही है। तो यह सीधा प्रतिबिंब हुई। अब है उल्टा प्रतिबिंब। क्या होता है? यदि आप किसी ऐसे सरफेस पर, किसी ऐसे सतह पर मोमबत्ती को देख रहे हैं जहां पर मोमबत्ती उल्टी दिखाई दे रही है, यानी मोम वाला भाग जो है वह ऊपर और लौ वाला जो भाग है जो नीचे में अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो यह हो गया उल्टा प्रतिबिंब। लौ नीचे की तरफ होगा और पूरा बॉडी ऊपर की तरफ। ध्यान देना है आपको, ठीक है ना? तो वह हो गया क्या? उल्टा प्रतिबिंब। क्या यह उल्टा प्रतिबिंब है? ठीक है ना? मिरर में दिखाई पड़ने वाला जो बिंब होता है वह सीधा प्रतिबिंब होता है। सीधा प्रतिबिंब हमेशा यह बताती है कि यह जो बिंब है हमेशा काल्पनिक या आभासी है। इसे आपको समझना है। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं किसी भी मिरर में दिखाई पड़ने वाले जो बिंब होते हैं उनके कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं होती हैं। जैसे अगर हम अपना चेहरा देखते हैं मिरर में, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि बिल्कुल मिरर के पीछे वैसे ही चेहरे वाले कोई आदमी खड़े हैं। अगर हम अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो पिक्चर्स में बायां हाथ होता है, और हम अपना यदि बायां हाथ उठाते हैं तो पिक्चर्स में बिल्कुल ऐसा लग रहा है उस शीशे में कि कोई दाहिना हाथ उठा रहा है। मिरर में दिखाई पड़ने वाला बिंब, मैंने बार बार कहा, वो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। मिरर में दिखाई पड़ने वाले जो चेहरे होते हैं, जो बिंब होता है, वो काल्पनिक होता है। ठीक है ना? उसके कई सारे लक्षण भी हैं। वस्तु का जो आकार होता है, ये वस्तु अगर हम मान लेते हैं बिल्कुल उतने ही आकार का होता है जितना वो है, यानी बिल्कुल उसी प्रकार के आकार का इस मिरर में दिखाई पड़ते हैं। अगर वस्तु की लंबाई अगर 5 फीट है तो मिरर में भी 5 फीट दिखाई पड़ती है। ध्यान से समझना है। मिरर से, आईने से जितनी दूरी होती है वस्तु की, उतनी ही दूरी ऐसा लगता है कि मिरर से पीछे की तरफ उस काल्पनिक वस्तु की है। ठीक है ना? ध्यान से समझना है। अगर 1 मीटर की दूरी होती है मिरर से वस्तु की, तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मिरर से के ठीक पीछे 1 मीटर की दूरी पर ही कोई व्यक्ति खड़ा है। उसी प्रकार का ध्यान से समझना है। अगर हम बिल्कुल मिरर के सामने अगर हम एक 3 फीट की दूरी बनाते हैं, ध्यान से समझना है, अगर हम मिरर के सामने अगर 3 फीट की ये मिरर मान लेते हैं, उसके सामने अगर हम 3 फीट की दूरी बनाते हैं, ठीक है ना, 3 फीट की, तो मिरर के सामने, मिरर के ठीक पीछे ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति 3 फीट की दूरी पर ही खड़ा है। अगर हम चलकर आते हैं मिरर के सामने, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह जो काल्पनिक वस्तु है वह भी सामने की ओर चलकर आ रही है, यानी इस मिरर के सामने चलकर आ रही है। ध्यान से आपको समझना है। इस तरह के प्रश्न आपको कई बार पूछे जाते हैं फ्रेंड्स एग्जाम्स में। अब आपको जान लेना है मिरर में पार्श्व प्रतिक्रियाएं जो है वो दिखाई देती हैं, वो आखिर क्या होता है। मिरर में जब भी हम हाथ को उठाते हैं ना, बाएं हाथ को मिरर के सामने, तो मिरर में दाहिना हाथ प्रतीत होता है। यह पार्श्व प्रतिक्रिया ही है। ठीक है ना? मिरर में अगर हम अपना नाम लिखते हैं तो वह उल्टा दिखाई देता है। आप जानते हैं वाहन में लिखे हुए एम्बुलेंस जो होते हैं वह बिल्कुल उल्टे होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि मिरर जो है वह पार्श्व प्रतिक्रिया को क्रिएट करता है। ठीक है ना? एम्बुलेंस उल्टे लिखे हुए मिरर में अगर आप देखते हैं, इस प्रकार का एम्बुलेंस अगर आप लिखते हैं अपने कॉपी पर और मिरर में अगर आप पकड़ते हैं, तो आपको बिल्कुल एम्बुलेंस जो है वो सीधा दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल साफ अक्षरों में एम्बुलेंस लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। ध्यान से समझना है। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स, अब आपको जान लेना है कि आखिर क्या होते हैं अवतल दर्पण और क्या होते हैं उत्तल दर्पण। तो फ्रेंड्स, अवतल जो दर्पण होते हैं, जब किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल होता है तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ध्यान देना है। यानी
जब किसी भी दर्पण का उभार अंदर की तरफ होता है तो उसे हम कह रहे हैं अवतल दर्पण। उभार अंदर की तरफ होगा, यानी जो चिकना वाला जगह है ना फ्रेंड्स, वो अंदर की तरफ होगा, ठीक है ना, ध्यान देना है। ये चिकना वाला जो जगह है वो अंदर की तरफ है, यहाँ ही यही वो परावर्तक तल है, यही से लाइट रिफ्लेक्टेड होती है। अब है उत्तल दर्पण। तो फ्रेंड्स ये उत्तल दर्पण क्या है? तो फ्रेंड्स यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो उत्तल दर्पण होगा, यानी उभार जो होगा वो अंदर की तरफ नहीं बल्कि बाहर की तरफ होगा। ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। तो ये उभार जो है वो बाहर की तरफ होगा, ठीक है ना, ध्यान देना है। तो उसे हम क्या कह रहे हैं? उत्तल, यानी उभार बाहर की तरफ। यानी परावर्तक तल कहां पर है? तो फ्रेंड्स ये परावर्तक तल यहां पर है, इसके यहां से वो समान पृष्ठ है जिसे वो परावर्तक कर देगा रोशनी को अपने चारों तरफ, ठीक है ना, ध्यान देना है। अपने चारों तरफ रोशनी को परावर्तित कर देता है। ये कौन? ये उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण जो होते हैं वो किसी एक बिंदु पर अपने परावर्तित किरण को केंद्रित करता है। ध्यान से आपको समझना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स साथ में आपको यह बात भी याद रखनी है कि आखिर ये परावर्तक पृष्ठ आखिर क्या होते हैं। आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में भी परावर्तक पृष्ठ क्या है और क्या है परावर्तक पृष्ठ, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। अवतल दर्पण को बताया गया, उत्तल दर्पण को बताया गया, जैसा मैंने आपको पिक्चर उसमें भी अभी कुछ देर पहले बताया, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आपको जान लेना है कि आखिर वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं और क्या होते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, तो फ्रेंड्स वास्तविक प्रतिबिंब को हम बड़ी ही आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, वास्तविक छवि या प्रतिबिंब एक वास्तविक वस्तु के प्रतिनिधित्व का तात्पर्य है कि जब एक एकल स्रोत से उत्पन्न होने वाली प्रकाश की किरणें एक विशेष वास्तविक बिंदु पर परावर्तित होती हैं, वास्तविक छवि कहलाती है और वास्तविक छवि का निर्माण होता है। और आभासी छवि यह संदर्भित करता है कि एक निश्चित बिंदु से प्रकाश की किरणें के स्पष्ट विचलन के कारण उत्पन्न छवि आभासी छवि कहलाती है। तो फ्रेंड्स वास्तविक छवि कौन तैयार करता है और कौन तैयार करता है? आभासी प्रतिबिंब, ठीक है ना, याद रखना है। जब भी हम बिंब को मिरर में देखते हैं, आईने में देखते हैं, तो वह आभासी होता है, काल्पनिक होता है। जब भी कोई बिंब उल्टा हमें नजर आता है, छोटा नजर आता है, ध्यान से समझना है, जनरली वह प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक होता है। यह वास्तविक प्रतिबिंब का विशेषताएं होती हैं, आपको समझना है बातों को। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें कुछ प्रयोग करने पड़ेंगे। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, हम यहाँ दर्पण लिए हैं, ठीक है ना, दर्पण लिया गया है। अब आपको जान लेना है कि इस दर्पण के माध्यम से हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा छवि वास्तविक है और कौन सा काल्पनिक या आभासी है। यहां पर लिए गए हैं, आप देख पा रहे हैं, एक दर्पण लिया गया है अवतल, ठीक है ना। अवतल दर्पण को लिया गया है, उत्तल नहीं, अवतल, अवतल दर्पण को लिया गया है, यानी ऐसे दर्पण जिसका उभार अंदर की तरफ है, उस दर्पण को लिया गया है। और बीच में रखी हुई है मोमबत्ती और दूर में रखी हुई है एक पर्दा जिस पर उसका प्रतिबिंब गिरे, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर आप देख पा रहे हैं जो मोमबत्ती रखी हुई है उसकी जो लौ है उस पर्दे पर गिर रही है, वह भी उल्टी दिशा में, ठीक है ना, यहां आप देख पा रहे हैं। यह प्रतिबिंब बनने का जो कारण है वह यह है कि आखिर
इस वस्तु से चलने वाली जो किरणें होती हैं वो इन पर पड़ने के बाद यानी अवतल दर्पण पर पड़ने के बाद वो जिस इमेज को तैयार करती है वह उल्टी होती है, वह होती है बिल्कुल वास्तविक छवि। ध्यान देना है फ्रेंड्स, ये वास्तविक छवि है जो कि हमें उल्टा प्रतीत होती है, ठीक है ना। उसी तरह से वास्तविक छवि, याद रखना है आपको, सिर्फ काल्पनिक छवि से वह अलग होती है। वास्तविक छवि तैयार करता है अवतल दर्पण, ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। अवतल दर्पण वास्तविक छवि को बनाता है, लेकिन यह बात भी नहीं है कि वो हमेशा ही बना सके वास्तविक छवि को, ठीक है ना। यह बात भी याद रखनी है, कई बार आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देख लेंगे कि आखिर इस अवतल दर्पण को आगे पीछे रखकर वस्तु के यानी प्रकाश के सोर्स के, कि आखिर पर्दे पर जो बन रही है छवि वो किस प्रकार की बन रही है। आगे पीछे सरकराने के बाद आपने देखा होगा कि जो छवि है वो उल्टी तो बन रही है, ठीक है ना, यानी छोटी बड़ी हो रही है। ध्यान से आपको समझना है, यानी अवतल दर्पण जो है वो छोटे बड़े प्रतिबिंब को बनाता है, लेकिन ये जो होती है काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक छवि को निर्माण करती है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार से आभासी प्रतिबिंब तैयार होते हैं। ध्यान से समझना है, हमेशा ये वास्तविक छवि को तैयार नहीं करता है, वास्तविक प्रतिबिंब को नहीं बनाता है। आप देख पा रहे पिक्चर्स में अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार आभासी प्रतिबिंब जो है वो तैयार किया गया है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, इसीलिए पर्दे को यहां पर आपको नहीं दिखाया गया है फ्रेंड, समझना आपको बातों को। व्हाइट जो पर्दा है आपको क्या दिखाया गया है, इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब में इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। ध्यान देना है, इसे हम पर्दे पर ले पा रहे हैं, वास्तविक को वास्तविक लिया जा रहा है पर्दे पर, वास्तविक लिया जा रहा है पर्दे पर, लेकिन आभासी को नहीं लिया जा रहा है पर्दे पर। यहाँ पर हम पर्दे की जगह पर हम अपनी आंखों को रखकर देख पा रहे हैं कि जो मोमबत्ती की जो लौ है वो उससे बड़ी नजर में आ रही है, ठीक है ना। बिल्कुल सीधी प्रतीत हो रही है उसकी लौ, उल्टा नहीं है, बिल्कुल सीधा है। यहाँ पर जो इमेज बन रहा है यहाँ पर ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, ध्यान से समझना है। यानी अवतल दर्पण आपका वास्तविक छवि भी बनाता है और काल्पनिक छवि और आभासी प्रतिबिंब को भी तैयार करता है, ये बात आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। और साथ में आपको यह बात भी जान लेनी है कि उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण जो होते हैं वो हमेशा कौन सा पिक्चर्स बनाते हैं, वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब को बनाते हैं, ध्यान रखना है। आभासी प्रतिबिंब को, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। कहीं पर आप देख पा रहे हैं व्हाइट कलर का जो पर्दा है जो यूज किया गया था अवतल दर्पण के समय, क्या यहाँ पर है, नहीं है ना, क्योंकि आभासी में या काल्पनिक प्रतिबिंब में पिक्चर्स पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, ये मेन डिफरेंस है, ठीक है ना, ये आपको समझना है। आप देख पा रहे हैं जो इमेज है जो उत्तल दर्पण में बन रहा है वो छोटी है लेकिन वो सीधी ही है। ध्यान से अगर आप देखें वो छोटी है लेकिन सीधी है, जो कि एक काल्पनिक प्रतिबिंब है। ध्यान देना है आपको इन बातों को, ठीक है ना। अब आपको जानना कि दंत जो चिकित्सक होते हैं वो क्या करते हैं, वो जनरली अवतल दर्पण की सहायता से वो देख पाते हैं दांतों के पोजीशन को, ठीक है ना, दांतों के पोजीशन को वो देख पाते हैं। अब है अवतल दर्पण आखिर कहाँ लगा होता है, तो अवतल दर्पण आप देखे होंगे कि बहुत ईएनटी स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं जो आईज नोज थ्रोट देखते हैं उनके पास होता है, ठीक है ना। उनके माथे पर जो आप देख पा रहे हैं ये अवतल दर्पण है, ठीक है ना। यहां से जो लाइट है वो जा रही है अवतल दर्पण के थ्रू यहाँ पर, ठीक है ना, मुंह पर।
तो यहाँ पर आपको पिक्चर्स जो है वो दिखाई दे रही है, अवतल दर्पण है ये, ठीक है, ध्यान देना है। अवतल दर्पण कैसा होता है, इसकी बनावट मैंने आपको बताई। अवतल जो होती है वो दर्पण कुछ ऐसा होता है, उभार अंदर की तरफ होता है, ठीक है ना, अवतल। और उत्तल दर्पण में उभार बाहर की तरफ होता है, ठीक है ना, यह इनका मेन डिफरेंस है। आगे बढ़ेंगे। ये जो अवतल दर्पण है वो टॉर्च में भी यूज होते हैं, वाहन के हेडलाइट्स में भी यूज होते हैं, ध्यान से आपको समझना है, ठीक है ना। और किसी भी वाहन के जो पश्च यानी पीछे दिखाई देने पश्च दृश्य वाले जो दर्पण होते हैं, यानी साइड मिरर व्यू जो होते हैं, ड्राइवर के ठीक बगल में उपस्थित होता है, वो कौन सा दर्पण होता है फ्रेंड्स, वो होता है उत्तल दर्पण। ध्यान देना है, वो अवतल नहीं होता है, उत्तल होता है। उत्तल दर्पण में जो इमेज होता है उसका जो व्यूज है ना, व्यू वो बढ़ जाता है। ये जो व्यू का जो जगह है वो आप काफी बढ़ा हुआ देखोगे, ठीक है ना, याद रखना है। यानी काफी दूर जो ट्रक है, मान लीजिए कार है, बड़ी तो है लेकिन यहां पर छोटी दिखाई दे रही है पिक्चर्स में, ठीक है ना। और व्यूज जो है जिसे हम लोग, आप कई बार अभी मोबाइल्स में भी आप देख पा रहे हैं जो व्यूज का लिया गया है, जिसको हम लोग वाइडर एंगल कह रहे हैं। वाइडर एंगल में ये काफी चौड़ी परिमाण में दिखाई देती है, काफी दूर तक दिखाई देती है, ठीक है ना। लेकिन ये दर्पण है, ध्यान देना है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो है वो कौन सा इमेज बनाता है, काल्पनिक या फिर वास्तविक, वो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब को बनाता है। पिक्चर्स में आप जितने भी देख पा रहे हैं ऐसा लग रहा है वास्तव में है, ठीक है ना, देख पा रहे हैं वास्तव में इसके पीछे खड़े हुए हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सीधा है ये, लेकिन ये बिंब जो है वो काल्पनिक प्रतिबिंब है, कल्पना है, ठीक है ना। अगर आप राइट हैंड करेंगे यहां पर तो ये सामने वाला लेफ्ट हैंड करेगा, ठीक है ना। बिल्कुल ही ये उत्तल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब को बनाता है, ध्यान से आपको समझना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि लेंस में से किस प्रकार से किरण जो है, ठीक है ना, वो एक जगह पर आके मिल रही है और एक लेंस से वो दूर की तरफ बिखर जा रही है। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार के लेंस को हम उत्तल लेंस कह रहे हैं, ठीक है ना। उत्तल जिसका उभार बाहर की तरफ हो रहा है उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस ये लेंस है जिसमें उभार अंदर की तरफ है, इसे हम अवतल लेंस कह रहे हैं। उत्तल लेंस में प्रकाश की जो किरणें हैं वो एक केंद्रिक हो जाती है, ध्यान से समझना है। और जबकि अवतल लेंस में जो प्रकाश की किरणें हैं वो बाहर की तरफ छिटक जाती हैं, ध्यान से आपको समझना है, ठीक है ना। अब है आपको जान लेना कि उत्तल और अवतल लेंस से भी वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ठीक है ना, समझना आपको बातों को। यहां पर आप पिक्चर्स में देख पा रहे हैं ये एक प्रकार का उत्तल लेंस है, ठीक है ना। उत्तल लेंस लिया गया है और उसके एक तरफ रखा गया है मोमबत्ती, दूसरी तरफ रखा गया है पर्दा। पर्दा में आप देख पा रहे हैं मोमबत्ती का जो इमेज है वो उल्टा बना हुआ है, यानी उत्तल लेंस से आपको समझ में आ गया है कि यह वास्तविक प्रतिबिंब को बना रहा है। आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब आपको समझ लेना है कि यह जो उत्तल लेंस है ना, यह कभी इमेजेस को बड़ा बना रहा है, कभी छोटा बना रहा है, ठीक है ना। लेकिन इमेज जो है वो वास्तविक ही बन रही है, ध्यान देना, वास्तविक का पहचान उल्टा होता है, ठीक है ना। यहां आप देख पा रहे हैं इमेज बिल्कुल उल्टा है, लौ नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है ना, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हुई होती है, जबकि यहां पर हमें जो लौ मोमबत्ती का लौ ऊपर की तरफ होता है, जो कि लौ यहां पर आप देख पा रहे हैं बिल्कुल उल्टी तरह से है, ठीक है ना। लेकिन
बिंब जो है वो छोटा बड़ा नजर आता है वस्तु के पोजीशन के साथ, यानी वस्तु की स्थिति के साथ, ठीक है ना। यहां पर आपने कुछ देर पहले जो वीडियो देखा, वहां पर आपने जाना कि आखिर जो उत्तल लेंस होती है ना, वो किरणों को मोड़ देती है, ठीक है ना। ध्यान से देना है, वो किरणों को अभिसरित करती है। अभिसरित कहने का तात्पर्य अंदर की तरफ मोड़ देती है। कौन? ये उत्तल लेंस। इसे इसलिए अभिसरित करती हैं। अभिसारी लेंस इसे कहते हैं, अभिसारी। और इसे हम क्या कहते हैं? ये बाहर की तरफ मोड़ देती है, इसलिए अपसारी कहते हैं। ये अभिसारी वाला लेंस है, ये अपसारी वाला लेंस है, ठीक है ना। ध्यान देना है आपको। इस तरह से नाम देकर भी कई बार आपको एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब आपको जान लेना है कि आखिर अवतल लेंस किस प्रकार के इमेज को क्रिएट करता है। तो फ्रेंड्स, अवतल लेंस हमेशा जो प्रतिबिंब बनाता है वो काल्पनिक होता है, आभासी होता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ किसी भी प्रकार से इसके इमेज को पर्दे पर नहीं लिया जा रहा है, इसलिए हम पर्दा हटा दिया गया है, उसके स्थान पर आंख रखकर हम देख पा रहे हैं। इमेज नहीं बन पाएगा यहाँ पर, समझ में आ रहा है आपको। और इमेज जो है छोटा बना है, ठीक है ना, बड़ा बनेगा, लेकिन वो बनेगा काल्पनिक इमेज, आभासी ही प्रतिबिंब बनेगा। ये आपको समझना है, क्योंकि अवतल लेंस, ध्यान से समझना है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से कई प्रकार के सवाल आपको पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है ना आपको। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस प्रकार से उत्तल लेंस, अवतल लेंस को हम लोग शॉर्ट में हम लोग समझ पाएंगे, याद रख पाएंगे। फ्रेंड्स, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जो बातें हैं वो आपको हायर क्लासेस में काफी हेल्पफुल होंगी। फ्रेंड्स, प्रकाश का परावर्तन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रेनबो, ठीक है ना, इंद्रधनुष, जो हमें क्षितिज यानी आसमान में दिखाई देते हैं। वास्तव में इसमें 7 रंगों का मिश्रण होता है, ठीक है ना। वो रंग क्या है? लाल, नारंगी, आप देख पा रहे हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी होता है। ये 7 रंग होते हैं, ठीक है ना, याद रखना है आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसे हम प्रिज्म की सहायता से हम अलग करके देख पाते हैं, ठीक है ना, याद रखना है। यह आप देख पाएंगे, यहां पर 7 रंगों का मिश्रण है। प्रिज्म एक बिल्कुल एक सिंपल डिवाइस होता है, जिसमें से अगर सूर्य की सफेद अगर हम प्रकाश को अगर हम पास करने की कोशिश करें तो वो 7 रंगों में वो विभाजित हो जाती है। आप देख पा रहे हैं, यहां पर आप देख पा रहे हैं जो नीला रंग है ना, जो लाल रंग है और जो नीला रंग है, इसमें भी एक अलग डिफरेंस है, ठीक है ना। इनके तरंगों में असमानताएं होती हैं। लाल रंग को हम काफी दूर से देख पाते हैं, ठीक है ना, उनका जो तरंग होता है काफी शक्तिशाली होता है, ध्यान देना है, ठीक है ना। और आप देख पा रहे हैं एक सीढ़ी, ठीक है ना, जिसमें कई रंग जो है वो दिखाई देते हैं, इंद्रधनुष जैसे 7 रंग इसमें दिखाई देते हैं, ठीक है ना। वो ये बताता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग हैं। ऐसे प्रकाश को हम श्वेत प्रकाश भी कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान आपको देना है इस बात को। तो फ्रेंड्स, अब आपको जान लेना है इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, प्रश्न नंबर 1 में चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर हमसे
कौन सी बातें पूछी गई हैं। आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपका सवाल पहला है जहां पर आपको कुछ कथन दिए जा रहे हैं जो कि रिक्त है, ठीक है ना। उससे उस कथन को आपको भरना है सही रूप से, ठीक है ना, सवाल को समझकर। तो चलिए फ्रेंड्स देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर क में हमसे क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर क, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके वह डैश कहलाता है। वह कौन सा प्रतिबिंब है जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको वीडियोस में भी बताया कि वह ऐसे प्रतिबिंब को हम लोग जनरली काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, जिसका आभास होता है कि वो उस जगह में वास्तविक रूप से मौजूद है। समझना आपको बातों को। तो ऐसे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सके उन्हें हम आभासी या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे प्रश्न नंबर ख में हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर ख, यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो, या ध्यान देना है, यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी हो और साइज में छोटा भी हो तो फिर क्या होगा। तो किसी उत्तल डैश द्वारा बना होगा। ध्यान से आपको समझना है सवाल को और बताना है कि उत्तल दर्पण होगा या फिर उत्तल लेंस होगा। ध्यान देना है, यदि प्रतिबिंब हमेशा आभासी हो, आभास देने वाला हो, यानी काल्पनिक हो और साइज में भी छोटा हो, तो यह किसी उत्तल दर्पण द्वारा बना होगा। ध्यान देना है, मैंने आपको वीडियोस में भी बताया फ्रेंड्स कि आखिर जब प्रतिबिंब अगर आभासी होता है और साइज में भी जब छोटा होता है, ठीक है ना, प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है, ध्यान देना है, और साइज में छोटा भी होता है, तो वह उत्तल दर्पण द्वारा बना होता है। ध्यान देना है। और ऐसे जो उत्तल दर्पण होते हैं वो वाहनों के, ठीक है ना, जो बैक मिरर होते हैं ना, जिससे वाहन के जो साइड मिरर होते हैं, जो बैक व्यूअर होता है, उसमें से ऐसे उत्तल दर्पण ही मौजूद होते हैं। ध्यान देना है, मैंने आपको वीडियोस में भी बताया बार बार फ्रेंड्स, ठीक है ना, याद देना है आपको, ध्यान देना है, उत्तल दर्पण। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे प्रश्न नंबर ग में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर ग, यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज का बने तो दर्पण कैसा होगा। दर्पण डैश होगा। ध्यान ना, बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिए ध्यान से समझना है। प्रतिबिंब अगर बिल्कुल बिंब के साइज जैसा होगा, बिंब के आकार जैसा होगा, तो फिर कैसा होगा दर्पण। दर्पण आपका होगा बिल्कुल समतल, सीधा, सपाट। ध्यान देना है, ठीक है ना। और आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे प्रश्न नंबर घ में हमसे क्या पूछा गया है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसे हम डैश प्रतिबिंब कहते हैं। वो कौन सा प्रतिबिंब है जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर पाते हैं, वह वास्तविक प्रतिबिंब है। ध्यान देना फ्रेंड्स, ऐसे प्रतिबिंब जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और ऐसे प्रतिबिंब जिन्हें हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पाएंगे उन्हें हम कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब या फिर आभासी प्रतिबिंब। ध्यान देना है फ्रेंड्स आपको, ठीक है ना। अंगों में चलिए देख ले रहे हैं क्या पूछा गया है। अवतल डैश द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ध्यान देना है, अवतल डैश क्या होगा, अवतल दर्पण होगा या अवतल लेंस होगा, द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ध्यान देना है, वो कौन सा प्रतिबिंब होगा, वह कौन सा लेंस के द्वारा बनाया गया या वह कौन सा मिरर के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होगा जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकेगा, तो वह होगा अवतल। ठीक है ना, उत्तल नहीं, अवतल, जो अंदर की तरफ जो जिसमें कर्व होते हैं। ध्यान देना है, अवतल अंदर की तरफ कर्व होने वाले वो लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ध्यान देना है आपको इन बातों को, ठीक है ना। यहां होगा अवतल लेंस। आपको मैंने इन सभी प्रश्नों के उत्तर को मैंने यहां पर बताया भी है, ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। आप देख पाएंगे नंबर क के लिए भी मैंने बताया है, ख ग सभी का प्रश्न के उत्तर मैंने यहां पर आपके लिए लिख के रखा है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर प्रश्न नंबर
2 में हमसे क्या पूछे गए हैं, आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित वक्तव्य सही है अथवा असत्य है वो आपको बताने हैं, ठीक है ना। कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, आपको बताने हैं। समझना है पहले सवाल को, फिर आपको बताने हैं। चलिए देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर क में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर क, हम उत्तल दर्पण से आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। क्या यह बात सही है, गलत है, आपको बताने हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं जो उत्तल दर्पण होते हैं वो किसी भी वाहन के साइड मिरर जो व्यूज होते हैं वहां पर उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण कहने का तात्पर्य ऐसे दर्पण जिसका उभार बाहर की तरफ हो, ठीक है ना, उत्तल दर्पण कहलाता है। आवर्धित उत्तल दर्पण से वस्तुएं नहीं होती हैं, ध्यान देना है। सीधा प्रतिबिंब होता है लेकिन आवर्धित नहीं होता है, इसलिए यह कथन जो है बिल्कुल गलत है। क्योंकि ऐसे प्रतिबिंब जो है हम जनरली देख पाते हैं वाहन के साइड मिरर जो व्यूज होते हैं और पीछे वाले दिखाई पड़ने वाले जो जगह होते हैं, जो मिरर होते हैं, ऐसे जगहों पर बनाए गए होते हैं, ठीक है ना, उत्तल दर्पण। नंबर ख, अवतल लेंस, ऐसा लेंस जिसका उभार अंदर की तरफ होता है। अवतल लेंस सदैव आभासी होता है क्या, ये आपको जानना है। हमेशा आभासी कहने का तात्पर्य क्या आभास काल्पनिक प्रतिबिंब उसका बनाता है क्या हमेशा, ध्यान देना है। तो इसका उत्तर होगा हमेशा के लिए यस, ध्यान देना है, यह सत्य होगा। आपने ऐसे जो है अभी कुछ देर पहले अपने वीडियोस में भी जाने, ऐसा लेंस जिसका उभार अंदर की तरफ होता है, जिसे हम अवतल लेंस कह रहे हैं, वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बना रहा है, लेकिन ऐसे बिंब को हम पर्दे पर नहीं ले पा रहे हैं, ध्यान देना है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे नंबर ग में हमसे क्या पूछा गया है। नंबर ग आप देख पा रहे हैं, अवतल दर्पण से हम वास्तविक, आवर्धित तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं क्या, ध्यान देना है। अवतल दर्पण, ठीक है ना, जिसका उभार अंदर की तरफ हो, ऐसे दर्पण अवतल दर्पण कहला रहे हैं, उभार अंदर की तरफ है, ठीक है ना। तो हम हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब पाते हैं, आवर्धित पाते हैं और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा पाते हैं क्या, ये आपका सवाल है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा सत्य, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं अवतल दर्पण से आप हमेशा वास्तविक पाएंगे। क्यों पाएंगे वास्तविक, कारण है, मैंने आपको बताया था। वास्तविक होता है इसलिए क्योंकि जो वस्तुएं होती है वो उल्टी दिखाई पड़ती हैं, ठीक है ना। अगर मोमबत्ती जलाया गया तो वो उल्टा दिखाई पड़ता है, ये अगर जलाया गया मोमबत्ती तो वो ऐसा दिखाई देता है, उल्टा, ठीक है ना। आवर्धित होता है, मैग्निफाइड होता है, थोड़ा मोमबत्ती जिस तरह का जलाया गया है उससे थोड़ा बड़ा प्रतीत होता है, ध्यान देना है। और वास्तविक होता है, ध्यान देना है, ठीक है ना। यानी ऐसा नहीं लगता है कि जो मोमबत्ती का जो बिंब है वो बाहर से आ रहा है, यानी बैक साइड्स ऑफ द मिरर जो है वो आ रहा है, ध्यान देना है। तो अवतल दर्पण से हम हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। अवतल दर्पण से आपने वीडियोस में भी देखा, आपके बुक में भी है कि अवतल दर्पण से हम हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करते हैं, उल्टा प्रतिबिंब का प्राप्त करते हैं। आपने पर्दे पर अभी कुछ देर पहले ही आपने प्राप्त कर पाया कि अवतल दर्पण से हम उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं। आगे बढ़ेंगे नंबर घ में, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्या, ध्यान देना है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो इसका उत्तर होगा गलत, ठीक है ना, ये असत्य है। वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जरूर कर पाते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब भी पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जो कि उल्टा रूप में होता है, ध्यान देना है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे नंबर अंगों में क्या पूछा गया है। अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो फ्रेंड्स, अवतल जो दर्पण होता है, ऐसे दर्पण जो अंदर की तरफ हो, ठीक है ना, वो क्या हमेशा सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो इसका उत्तर होगा नहीं, वो काल्पनिक भी बनाता है, ध्यान देना है। आगे पीछे अगर हम दर्पण को करें, ठीक है ना, तो पर्दे पर हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं दिखाता है, वो काल्पनिक भी बताता है, ध्यान देना है, आपको ध्यान से समझना है बातों को फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 3 आप देख पा रहे हैं, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी के साथ मिलान कीजिए।
कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के एक अथवा एक से अधिक कथनों के साथ करना है, ठीक है ना। कॉलम ए में दिया गया है, क्या दिया गया, चलिए देख ले रहे हैं, कॉलम ए में और कॉलम बी में, ठीक है ना। कॉलम ए में जो दिया गया वो है समतल दर्पण, नंबर ख उत्तल दर्पण, नंबर ग उत्तल लेंस, नंबर घ अवतल दर्पण, नंबर अंग अवतल लेंस। कॉलम बी में क्या दिया गया है, आवर्धक लेंस की भांति उपयोग होता है। नंबर 2 अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। नंबर 3 दंत चिकित्सक दांतों को आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग करते हैं। नंबर 4 जो है उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। नंबर 5 प्रतिबिंब सीधा तथा बिंब के साइज का प्रतिबिंब बनाता है। और नंबर 6 में है कि सीधा और बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये है आपका 6 जो कि कॉलम बी में है, और जबकि 5 जो है कॉलम ए में है। अब शब्दों का सही रूप से मिलान करना है, चूंकि आपने अभी कुछ देर पहले ही लेसन को पढ़ा, ठीक है ना। तो देख ले रहे हैं कि आखिर कैसे हमें कॉलम का मिलान करना है, उत्तर के रूप में हम कैसे लिख पाएंगे, ठीक है ना। अब देख पा रहे हैं कॉलम ए में बताए गए हैं और कॉलम बी में बिल्कुल मैंने सीधा बता दिया है आप लोगों के लिए कि इस तरह से मिलान हो गया है ऑलरेडी, ठीक है ना। कॉलम ए में है समतल दर्पण, नंबर क में था, तो इसका उत्तर के रूप में होगा, मिलान के रूप में होगा प्रतिबिंब सीधा तथा बिंब के साइज का प्रतिबिंब बनाता है। ध्यान देना है, समतल दर्पण में होता क्या है, समतल दर्पण में होता यह है कि प्रतिबिंब सीधा होता है और बिंब के साइज का ही प्रतिबिंब बनता है, ना कि बड़ा होता है ना कि छोटा होता है। नंबर ख उत्तल दर्पण, ठीक है ना। उत्तल दर्पण का अगर मिलान करना है तो क्या होगा, अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण, दर्पण का उभार बाहर की तरफ होगा, उत्तल, ठीक है ना। क्या करता है फ्रेंड्स, आपने अभी कुछ देर पहले ही जाना, करता क्या है ये, इसका जो क्षेत्र है ना फ्रेंड्स, इसका जो क्षेत्र है वो ये है कि वो बहुत दूर तक इसके जो किरणें हैं वो बहुत दूर तक जाती हैं, ध्यान देना है, ठीक है ना। बहुत दूर तक इसकी किरणें जाती हैं। उत्तल दर्पण का जो जगह होता है वो कहां बना होता है, जैसे आप सभी उत्तल दर्पण को प्राय देख पाते हैं, जितने भी सारे वाहन है, स्कूटर बाइक्स जो हैं वो सभी उत्तल दर्पण का ही यूज करते हैं, उत्तल तो फ्रेंड्स, तो आपने जान लिया कि वाहनों वाले जो क्षेत्र होते हैं, वाहन में जितने भी सारे जगह होते हैं वहां पर जनरली उत्तल दर्पण ही मौजूद होते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण के कारण ही जो क्षेत्र होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। उनका जो चौड़ाई होता है, वाइड एंगल बढ़ जाता है, ध्यान देना है, ठीक है ना, आपको जान लेना है। और गाड़ी पार्किंग की जो जगह है वहां भी उत्तल दर्पण ही होते हैं। आगे बढ़ेंगे, नंबर ग में देख लेंगे, उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति उपयोग होता है। उत्तल जो लेंस होता है वो मैग्नीफाइड ग्लास जैसा इस्तेमाल होता है, यानी उत्तल लेंस का उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं, अगर चीज छोटी है तो बड़ा अगर करना है तो हम उस लेंस की सहायता से उसे हम बड़ा रूप में देख पाते हैं। कौन सा लेंस है, होता है उत्तल लेंस, उभार बाहर की तरफ, ठीक है ना। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का मिलान कैसे हो पाएगा, अवतल दर्पण का मिलान होगा दंत चिकित्सक दांतों को आवर्धित प्रतिबिंब करने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो जनरली आप देखते हैं कि दंत चिकित्सक जो होते हैं वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। उभार जो होता है वो अंदर की तरफ होता है और दांतों से सटे होते हैं ना, तो चीजें जो है वो आवर्धित दिखाई देती हैं। नंबर अंक, अवतल लेंस सीधा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, अवतल लेंस यानी अंदर की तरफ जिसका उभार होता है, ऐसा लेंस। तो जैसा आपने अभी कुछ देर पहले वीडियोस में देखा, मोमबत्ती के सामने हमने अवतल लेंस को भी रखा, तो फिर क्या हुआ कि जो मोमबत्ती दिखाई पड़ रही थी वो छोटा थी, ठीक है ना, बिल्कुल उसके आकार से छोटा, सीधा तो थी लेकिन बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब उसका बन रहा था, ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग देख ले रहे हैं कि आखिर प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 4 आप देख पा रहे हैं
समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखिए। जो समतल दर्पण जो बना रहा है जिस प्रकार का प्रतिबिंब, उसके बारे में, उसके लक्षण के बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। वो किस प्रकार का होता है, आकार कैसा हो रहा है, ठीक है ना, लक्षणों को बताना है। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेना इस सवाल का उत्तर हमें किस तरह से देना है। सबसे पहले आपको लिखना है एक समतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि के लक्षण, ये आपको लिखना है। देन आपको नंबर 1 में लिखना है आभासी और सीधा होता है। नंबर 2 में लिखना है दर्पण के पीछे होते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। ध्यान देना, दर्पण के पीछे का कहने का तात्पर्य ये नहीं कि समतल दर्पण के हम सामने खड़े हो जाएं और हमारा जो छवि है वो पीछे बने, ऐसा नहीं है। दर्पण के पीछे कहने का तात्पर्य यह है कि छवि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो दर्पण के पीछे से आ रही है, यानी बिल्कुल सामने में जो है वो कोई है, ठीक है ना, ऐसा दिखाई पड़ना। और छवि का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है, बिल्कुल एक ही जैसा होता है। अगर आप दर्पण के सामने रहेंगे तो बिल्कुल दर्पण में ऐसा लगेगा कि दर्पण के पीछे की तरफ से भी कोई आपको देख रहा है, बिल्कुल आपके ही जैसा दिखता हुआ कोई इंसान, ठीक है ना। यह है आभासी प्रतिबिंब। समतल दर्पण आभासी या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब की सृष्टि करता है, ध्यान देना है आपको इन बातों को। आगे बढ़ेंगे। पार्श्व उल्टी छवि, दाईं ओर दिखाई देने वाली बाईं ओर की छवि, बिल्कुल सही फ्रेंड्स। पार्श्व छवि कहने का तात्पर्य अगर आप दाहिने हाथ को उठाएंगे तो वह बायां हाथ उठाएगा, अगर आप बाएं हाथ को उठाएंगे वो दाहिना हाथ उठाएगा, यही पार्श्व जो है होता है, ध्यान देना है। अगर आप अपने नाम को अगर लिखते हैं, लिख कर अगर पकड़ते हैं मिरर के सामने, आईने के सामने, तो क्या होगा, आप देखोगे नाम आपका उल्टा हुआ है। अगर आप उल्टा नाम लिखते हो तो फिर वो सीधा लगेगा, ध्यान देना है। और आगे बढ़ेंगे। दर्पण के पीछे, दर्पण से छवि की दूरी, दर्पण के सामने, दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर होती है। कहने का तात्पर्य यह हुआ फ्रेंड्स कि दर्पण जो है, ठीक है ना, दर्पण से सामने की जितनी भी दूरी है ना वस्तु की, मान लीजिए यहां पर वस्तु रखा गया है और इसकी जो दूरी होती है, और यहां पर किसी का आंख है, मान लेते हैं किसी कोई आंख है जो देख रही है चीजों को, ठीक है ना, और यहां पर कुछ वस्तुएं रखी गई है, मान लेते हैं, तो बिल्कुल ऐसा प्रतीत होगा कि वस्तुएं जो है वो इस जगह पर रखी हुई होती हैं, बिल्कुल इतने ही डिस्टेंस पर। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 5, अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा जिसका आपको ज्ञान है कि वर्णमाला उन अक्षर का पता लगाइए जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के सदृश लगते हैं, बिल्कुल उनके अक्षर बिल्कुल सदृश लगते हैं, वैसा ही लगते हैं, और अपने परिणाम की विवेचना भी कीजिए। तो फ्रेंड्स आपको उत्तर में क्या लिखना है पहले आपको जान लेना है, चलिए देख ले रहे हैं। उत्तर के रूप में आपको लिखना है अंग्रेजी भाषा में AHIMOTUVW और X वे अक्षर हैं जो अक्षर के समान छवि बनाते हैं, अतः ये अक्षर पार्श्व सममित है। ध्यान देना है, अक्षर जो है वो क्या है, पार्श्व सममित है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। अगर आप सीधा रखते हैं तो भी ऐसा लगेगा, उल्टा रखते हैं तो भी ऐसा ही आएगा। अगर आप ए को मिरर के सामने रखते हैं, ठीक है ना, ये रहा अगर मान लेते हैं मिरर, ठीक है ना, और यहां पर अगर आप बनाते हैं ए का पिक्चर्स, ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं अगर ए अपने कॉपी में, तो इधर भी पिक्चर्स मिरर में भी ए ही बनेगा, ध्यान देना है। मिरर में क्या बनता है, ए ही बनेगा, ध्यान देना है आपको फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये अगर मान लेते हैं मिरर है तो मिरर में भी ए ही बनेगा। अगर आप यहाँ बी बना रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप यहाँ बी बनाते हैं ना, तो यहाँ पर लेकिन बी वैसा नहीं बनेगा, यहाँ का बी जो है वह कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान देना है। तो यही है, ए में कोई इफेक्ट नहीं होता है, एच में, आई में, एम में, ओ में, टी में, यू में, भी में, डब्ल्यू और एक्स में कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए हम पार्श्व सममित इन्हें हम शब्द कह रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि आखिर प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 6 आप देख पा रहे हैं, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वो कौन
तो फ्रेंड्स आभासी प्रतिबिंब क्या होता है आपने जाना पूरे वीडियोस में, अभी भी मैंने कुछ देर पहले ही बताया। ऐसी कोई स्थिति बताइए जहां आभासी प्रतिबिंब बनता हो, ठीक है ना, आपको ऐसा स्थिति भी बताना है। तो फ्रेंड्स आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है फ्रेंड्स? तो आप जानते हैं समतल दर्पण जो होते हैं वो आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले जान लेंगे कि आखिर इस सवाल का उत्तर हमें किस तरह से देना है। प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। बिल्कुल सही, आपको एकदम सीधा रूप में इसका परिभाषा जो है लिख देनी है कि प्रतिबिंब जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पाते हैं उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ध्यान देना है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस आभासी होते हैं। इनके द्वारा बनाया गया जो बिंब होता है वो आभासी होता है, ये आपको लिख डालने हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे प्रश्न नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 7 आप देख पा रहे हैं, उत्तल और अवतल लेंसों में दो अंतर लिखिए। बहुत ही अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, आपको उत्तल और अवतल जो लेंस है दोनों में आपको दो अंतर लिखना है, ठीक है ना। दो अंतर कहने का मतलब दो डिफरेंस लिख देनी है, दोनों में जो असमानताएं हैं वो आपको लिख डालनी है। तो पहला है उत्तल लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब वस्तु से छोटे, बड़े, छोटे अथवा वस्तु के आकार के बराबर हो सकते हैं, ध्यान देना है। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस कौन सा है? उभार, ऐसा लेंस जिसमें उभार बाहर की तरफ होगा उत्तल लेंस कहला रहा है, ठीक है ना। उसमें से प्रतिबिंब जो होते हैं वो बड़े हो सकते हैं, ठीक है ना, उसके अलावा छोटे हो सकते हैं, इसके अलावा वस्तु के आकार के भी बराबर भी हो सकते हैं। लेकिन जबकि अवतल लेंस हमेशा छोटा प्रतिबिंब ही बना सकता है, ध्यान देना है। यहीं पर हो गया बड़ा डिफरेंस फ्रेंड्स, यहीं पर दो में अलग अलग हो गई बातें। उत्तल लेंस से अगर आप पिक्चर्स को देखें, प्रतिबिंब को देखें, तो वस्तु से बड़े कॉमा छोटे भी होते हैं और वस्तु के आकार का भी होता है, ठीक है ना। लेकिन अवतल लेंस से अगर आप देखें तो हमेशा लगेगा कि बिंब जो है छोटा ही है, ठीक है ना, ध्यान देना है। नंबर 2, एक उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब दोनों बनाता है, ध्यान देना है, यहीं पर सबसे बड़ा डिफरेंस है। एक उत्तल लेंस, ठीक है ना, उभार बाहर की तरफ वाला, यह हमेशा आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है और वास्तविक प्रतिबिंब भी बना पाता है। कौन? ये उत्तल लेंस। लेकिन जबकि एक अवतल लेंस हमेशा एक आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है, ध्यान देना। अवतल लेंस हमेशा यानी अंदर वाला, जिसका उभार अंदर की तरफ है, ऐसा लेंस जिसका उभार अंदर की तरफ है, अब वो हो गया अवतल। अवतल लेंस हमेशा जो प्रतिबिंब बनाएगा वो हमेशा कैसा होगा? काल्पनिक होगा, आभासी होगा, ध्यान देना है, छोटा बनाएगा, ध्यान देना है। यहीं पर आपके हो गए दो अंतर। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे प्रश्न नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 8 देख पा रहे हैं, अवतल और उत्तल दर्पणों का एक एक उपयोग आपको लिखना है। अवतल दर्पण का एक उपयोग लिखना है, एक उत्तल दर्पणों का एक उपयोग लिखना है। उपयोग काफी सीधा है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं इन दोनों का जो उपयोग है, यूजेस जो है, हम लोग एक एक करके क्या लिख पाएंगे। तो अवतल दर्पण के रूप में आप लिखोगे, अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक करते हैं और सौर्य भट्टी, टॉर्च के प्रतिक्षेपक आदि के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण, ध्यान देना है, अवतल उभार अंदर की तरफ होता है ना टॉर्च में फ्रेंड्स, आप देखोगे टॉर्च में जलने वाला जो बल्ब होता है वो कुछ इस पोजीशन में होता है, उभार अंदर की तरफ होता है, और देन जो रश्मि होती है, जो रोशनी होती है, कुछ इस तरीके से वो बाहर निकलती है, ठीक है ना, ध्यान देना है आपको। तो इस तरह से अवतल जो दर्पण होता है इसका उपयोग दंत चिकित्सक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? चीजें जो है बड़ी वो कर देती है अवतल दर्पण, अगर आप बिल्कुल दांत के पास रखते हैं तो चीजें बड़ी भी आप देख पाते हैं, समझना आपको बातों को। और दंत चिकित्सक के अलावा टॉर्च के प्रतिक्षेपक के रूप में भी किया जाता है, सौर्य भट्टी में भी किया जाता है, सौर्य भट्टी में भी इसका उपयोग किया जाता है, ध्यान देना है आपको। आगे बढ़ेंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग कहां पर होता है? तो उत्तल दर्पण का
प्रयोग होता है पश्च। पश्च मतलब पीछे, दृश्य मतलब दिखाई पड़ने वाला, दर्पण में किया जाता है। पश्च दृश्य दर्पण में किया जाता है। उत्तल दर्पण उभार बाहर की तरफ, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, उत्तल दर्पण उभार बाहर की तरफ, अवतल में अंदर की तरफ। तो इसका उपयोग कहां होता है? पश्च दृश्य दर्पण में किया जाता है। इनके चालक अपने वाहन के पीछे के वाहनों को देखकर सुरक्षित वाहन चला सकते हैं। जब भी ड्राइविंग कर रहे होते हैं, बहुत ऐसे पीपल हैं, बहुत ऐसे लोग हैं ड्राइविंग करते हैं, वाहनों और वाहन का पोजीशन क्या है, उनके पीछे कौन से वाहन का पोजीशन है, उन्हें देखने के लिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान देना है। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे प्रश्न नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 9, किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, वो आपको बताना है। किस प्रकार का वो प्रतिबिंब है, किस प्रकार का वो दर्पण है जो वास्तविक प्रतिबिंब को बना सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है ना, बना सकता है। वो कौन सा प्रकार का दर्पण है? तो वह है अवतल दर्पण। ध्यान देना है, उत्तल दर्पण नहीं, अवतल दर्पण जो होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब को बना सकता है। ध्यान देना है आपको, ठीक है ना, बिल्कुल वास्तविक होता है। ध्यान देना है, वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो उल्टा नजर भी आएगा, ध्यान भी आपको ये रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ना है और देख लेना है कि प्रश्न नंबर 10 में हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 10 आप देख पा रहे हैं, किसी दर्पण का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है ना। किस प्रकार का जो लेंस है वो सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो वह है अवतल लेंस, ठीक है ना। अवतल लेंस अगर देखा जाए तो इस प्रकार का जो लेंस होता है सदैव हमेशा आभासी प्रतिबिंब को बनाता है। ध्यान देना है, हमने कुछ देर पहले ही जाना था, ठीक है ना, कि किस प्रकार से वो आभासी प्रतिबिंब को बना पा रहा है, तो वह अवतल लेंस होगा। वो मोमबत्ती जो आप देख रहे थे जलता हुआ, वो छोटा लग रहा था, आभासी लग रहा था, बिल्कुल सीधा लग रहा था, ठीक है ना। और तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर प्रश्न नंबर 11 में हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 11 आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 11 से 13 में से सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 11 में है कि बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। बिंब से अगर बड़े आकार का अगर बनाना है आभासी प्रतिबिंब तो किससे हो सकता है? वो अवतल दर्पण से हो सकता है, अवतल लेंस से हो सकता है, अवतल दर्पण से हो सकता है, उत्तल दर्पण से हो सकता है, और फिर समतल दर्पण से हो सकता है। तो फ्रेंड्स इस सवाल का उत्तर होगा अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा आप बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे प्रश्न नंबर 12 में हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 12, डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण में दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो डेविड और तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? ठीक है ना, ध्यान से समझना है। 3 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर या फिर 8 मीटर। तो फ्रेंड्स इस सवाल का उत्तर हमें किस तरह से देना है, पहले चलिए देख ले रहे हैं इसका उत्तर कैसे हम लिख पाएंगे। सबसे पहले आपको लिखना है, क्योंकि डेविड आईने की ओर 1 मीटर चलता है, छवि भी दर्पण से 1 मीटर चलता है, ठीक है ना। अब डेविड और दर्पण के बीच की दूरी 3 मीटर की है और दर्पण और छवि के बीच की दूरी भी 3 मीटर है, इसलिए डेविड और उनकी छवि के बीच की दूरी कुल 6 मीटर की होगी। ध्यान देना है आपको, अगर 4 मीटर की दूरी थी, ये अगर दर्पण है, ठीक है ना, मान लेते हैं ये अगर दर्पण है और डेविड यहां खड़ा है, तो अगर ये 4 मीटर है, ठीक है ना, तो यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा इसके पीछे, तो वह भी 4 मीटर पर ही खड़ा होगा, ठीक है ना। ये अगर 1 मीटर चलता है फ्रेंड्स, तो यह भी सामने से इधर से 1 मीटर आएगा, तो यानी यहाँ हो गया अभी 3 और इधर हो गया अभी 3, यानी 3 3 6, 3 + 3 6, तो उत्तर का 6। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे प्रश्न नंबर 13 में हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 13 आप देख पा रहे हैं, एक कार का पश्च दृश्य दर्पण समतल दर्पण है। ड्राइवर अपनी कार को 2 मीटर पर सेकंड की चाल से बैक करते समय पश्च दृश्य दर्पण में अपनी कार के पीछे खड़े पार्क किए गए किसी ट्रक का प्रतिबिंब देखता है। ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब जिस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा वह क्या है? ध्यान देना है,
तो फ्रेंड्स सवाल जो है थोड़ा समझने वाला है, अगर आप समझते हैं, समझ सकेंगे तो आप इजीली इसका उत्तर दे पाएंगे। ऑप्शन है 1 मीटर पर सेकेंड, उत्तर नंबर 2 2 मीटर पर सेकेंड, नंबर 3 4 मीटर पर सेकेंड, नंबर 4 जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड। यह है आपका सवाल। और सवाल का उत्तर क्या होगा, ध्यान से अगर आप समझ पा रहे हैं सवाल को तो आप बोल पाएंगे। जैसे एक कार है, उसका पश्च दर्पण पीछे वाला जो मिरर है, उसमें पीछे वाला मिरर वो समतल दर्पण का है, बिल्कुल सपाट है, समतल है, ठीक है ना। ड्राइवर देख पा रहा है कि 2 मीटर पर सेकंड की चाल से वो बैक गियर में लेता है, वो गाड़ी पीछे की तरफ ले रहा है और देख रहा है कि एक पीछे की तरफ एक लॉरी, एक जो है वो खड़ा हुआ, एक ट्रक जो है वो खड़ा है। तो उसे ऐसा प्रतीत होगा कि वह लॉरी भी उसके तरफ आ रही है। तो वह कितना चाल से चलेगी वह लॉरी, ठीक है ना, क्योंकि वो खड़ा है, चाल से नहीं चल रहा है, लेकिन उसे प्रतीत हो रहा है, आभास हो रहा है कि वह भी आ रही है उसके तरफ। तो उसका आंसर कितना होगा, वो कितने स्पीड से आ रही होगी। तो फ्रेंड्स आप जितना स्पीड से आप जाएंगे मिरर में, आप देखेंगे तो पीछे वाला वस्तु भी उतने ही स्पीड से ना सामने आपकी तरफ आएगा। ये आपको समझना है पहले, ठीक है ना। तो इसका उत्तर होगा 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आप 2 मीटर पर सेकेंड के ही वो रफ्तार से आप धीरे धीरे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वह भी उसे लगेगा कि वह उतना ही स्पीड से आ रहा है। स्पष्टीकरण कैसे कर पाओगे, कैसे आप समझ पा रहे हैं उसको, उसका बयान है यहाँ पर। जैसे ही कार 2 मीटर पीछे जाती है, दर्पण भी 2 मीटर पीछे जाता है, इसलिए प्रतिबिंब 2 मीटर आगे आता है। ध्यान देना है, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले कहा कि अगर आप पीछे जा रहे हैं